हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? स्टडी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी। कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। पढ़ाई करते रहिए आप, अच्छी पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया पढ़ाई करते रहिए। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण आपकी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आज से ही आपकी ये डेली वीडियो आपकी रिकॉर्ड होती चली जाएगी और आपको तक पहुंचती चली जाएगी, और आप मेहनत से करते रहिए। आज हमारा जीएस का 11वां प्रैक्टिस सेट है। बाकी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको करा दी, उनको लर्न करिए अच्छे से, उनको याद करिए, और आपको सफल होने के लिए कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। और बिना मेहनत के आपका कुछ भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूं बहुत ज़्यादा, लेकिन आज क्लास से स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम लॉस ना किए हुए आपकी क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। डेली वीडियो देखिए, उनको डेली याद करिए। चलिए, तो आज क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि आपको किसी भी कंपटीशन में मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चनों को हमने उसी हिसाब से तैयार किया है जिस हिसाब से आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और कंटिन्यू कोई ना कोई क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आपको आते हैं। तो क्यों ना हम इनको बेहतर तरीके से याद करें और सारे एग्जाम को क्वालिफाई करें। चलिए, यहां पर देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वर्तमान में भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके कि वर्तमान समय में भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ऑप्शन लिखे 543, 545, 552, 550। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, किसी भी एग्जाम में आपको पूछेगा। तो अगर हम वर्तमान में देखें, एकदम करंट में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपका राइट आंसर होगा 545, जो कि पहले था 543। पहले था 543, यानी कि अब जो संविधान में संशोधन किया गया सीटों के लिए, तो उसमें जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के द्वारा, अब उनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया है। यानी कि पहली 17वीं लोकसभा थी, उसमें लोकसभा की निर्वाचन सदस्यों की संख्या 543 थी, लेकिन अब जो आएगा 18वीं लोकसभा का जो गठन होगा, उसमें लोकसभा की निर्वाचन सदस्यों की संख्या 545 कर दी गई है। क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे लोकसभा में, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी, अब उनका आरक्षण, उनका रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब आपकी लोकसभा की निर्वाचन सदस्य संख्या आपकी 545 हो गई है। तो इसका आपको राइट आंसर है 545। ध्यान रखना, यहां पर हमें एक क्वेश्चन और याद करने की बात है कि लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को यदि हम देखें तो यहां पर 552 होती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। लोकसभा की कुल सीटों की संख्या भी क्वेश्चन पूछता है तो 552 होती है। लोकसभा की निर्धारित सीटों की संख्या भी पूछता है तो भी 552 होती है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। और यहां पर एक बात ध्यान रखने की है कि जैसे भी राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 552 है। ये सीटों की संख्या आपकी 2026 तक इतनी ही रहेगी। तो अब वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन पूछता है, तो वर्तमान में लोकसभा की निर्वाचन सदस्यों की संख्या 545 हो गई है, जो कि पहले जो थी 543 थी, क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जामों में लगातार पूछा जाता रहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 1 जनवरी से 7 जनवरी, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर, और 15 सितंबर से 22 सितंबर। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आता है। तो इसका क्वेश्चन आपका हो गया है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह
प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने जीव जंतुओं की रक्षा के लिए एक अधिनियम भी पारित किया था, जिसको बोलते हैं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के नाम से इसको हम जानते हैं। तो भारत सरकार ने जीव जंतुओं की रक्षा के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम पारित किया था, जो कि 1972 में पारित किया गया था, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। इस अधिनियम के द्वारा जो भी वन्य जीव जंतुओं की हत्या करता है, उनके साथ हिंसा करता है, तो इस एक्ट के द्वारा उसको सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। यहां पर हम देखते हैं एक डेट है 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर एक डेट है जो दिवस के रूप में आपको आती रहती है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को, क्योंकि 25 दिसंबर भारत के दो महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय की जन्मतिथि है। तो इन दोनों नेताओं की जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, यहां से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्जाम में आपको पूछा है, तो आपको उसी हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन तैयार करवाए हैं ताकि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन रखे हुए मिले। और खास तौर से पुलिस का जो भर्ती आपका होगा, पुलिस का जो एग्जाम होगा, उसमें तो सबसे ज्यादा आपको आता है। यहां पर हम बात करें कि हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई थी। जीके का क्वेश्चन है आपका, बहुत ज्यादा जो आता है कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई थी। तो चार ऑप्शन लिखिए, INS विभूति, INS सिंधु रक्षक, INS सिंधु वर्धन और INS विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर है आपका INS सिंधु रक्षक। ये भारतीय पनडुब्बी स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले नष्ट हो गई थी। और आपको पता होगा कि पनडुब्बी किसे कहते हैं। पनडुब्बी किसे कहते हैं? पनडुब्बी एक ऐसा सिस्टम है जो कि समुद्र में, महासागरों में, समुद्र के अंदर, महासागरों की गहराई में नौसेना के अधिकारियों को लेकर जा सकता है। और ये पनडुब्बी युद्ध के समय में बहुत ही काम आती हैं। क्यों? क्योंकि आज जितना इंपॉर्टेंट थल सेना है, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी भारतीय नौसेना है। यानी कि जलीय स्तर पर यदि युद्ध होता है तो पनडुब्बी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि समुद्र में लड़ाइयां, महासागरों में लड़ाइयां जो होती हैं वो पनडुब्बियों के माध्यम से ही होती हैं। पनडुब्बी पर मिसाइल को भी तैनात किया जा सकता है। पनडुब्बी पर जितने भी रक्षा से संबंधित हथियार हैं उनको भी लैस किया जा सकता है। और हमें पानी की गहराई में जाने के लिए पनडुब्बियों की ही मदद चाहिए होती है। तो इसलिए पनडुब्बी, INS सिंधु रक्षक पनडुब्बी स्वतंत्रता से ठीक पहले नष्ट हो गई थी किसी टेक्निकल कारण के। यहां पर INS का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप। INS का मतलब यहां पर होता है इंडियन नेवी शिप। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले एक टाइटन पनडुब्बी बड़ी चर्चा में रही थी। टाइटन पनडुब्बी बहुत चर्चा में रही थी। अभी हाल ही में 2023 में ये पनडुब्बी बहुत चर्चा में रही थी 2023 में, क्योंकि कहा जाता है कि जो 1912 में कभी ना डूबने वाला जहाज टाइटैनिक जो डूब गया था 1912 में, तो उसी जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 अरबपति लोग टाइटन नामक पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए गए थे। लेकिन किसी कारणवश जल के प्रेशर के कारण, जल के दबाव के कारण कहा जाता है कि पनडुब्बी में विस्फोट हुआ और 5 के 5 अरबपति वहां पर मारे गए। तो ये टाइटन पनडुब्बी अभी बड़ी चर्चा में रही है, तो इसको देख लेना। और इसका राइट आंसर है आपका INS सिंधु रक्षक, जो हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नष्ट हो गई थी। चलिए, यहां पर एक क्वेश्चन और आपको आता है एग्जाम में, INS विक्रमादित्य। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INS इंडियन नेवी शिप विक्रमादित्य, यानी कि ये भारत का
विमान वाहक युद्धपोत है, विमान वाहक युद्धपोत है, युद्धपोत, जिसको भारत ने रूस से लिया था। इसका नाम गोरस्कोप था। जब रूस से खरीदा था, क्या नाम था इसका? गोरस्कोप। लेकिन जैसे ही इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तो इसका नाम रख दिया INS विक्रमादित्य। ये रूस देश से लिया गया विमान वाहक युद्धपोत है जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और राजा विक्रमादित्य के नाम पर इसका नाम रखा गया। राजा विक्रमादित्य के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसका पहले नाम था जब रशिया में था तो इसका नाम गोरस्कोप था, लेकिन भारतीय नौसेना में जब इसको शामिल किया गया तो इसका नाम इंडियन नेवी शिप विक्रमादित्य रख दिया गया। तो ये भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, येन किसकी मुद्रा है? येन किस देश की मुद्रा है? तो मुद्राओं से क्वेश्चन आपको आता रहता है दोस्तों, मुद्राओं से क्वेश्चन आपका आता रहता है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको ये आता है और खास तौर से पुलिस परीक्षा में। तो येन जापान की मुद्रा है। येन किसकी मुद्रा है? जापान की। तो ये इस तरह का क्वेश्चन यूपी पुलिस में 100% रूप से आता है। चाहे राजधानी पूछ ले, चाहे मुद्राओं का क्वेश्चन पूछ ले, आता ही आता है। तो येन जापान की मुद्रा है और इसी तरह से चीन की मुद्रा है रेनबिम्बी। रेनबिम्बी, तो रेनबिम्बी कहां की है? चीन की। चीन की मुद्रा को युआन भी बोल देते हैं, युआन। तो चीन में ये मान के चलना कि दो मुद्राएं चलती है, रेनबिम्बी और युआन। ऐसे ही दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो वॉन है। दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है उसका नाम है वॉन और भूटान की जो मुद्रा है उसका नाम है नुल्ट्रम और जापान की जो मुद्रा है उसका नाम है येन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। तो मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन आपको आता रहता है। ध्यान रखना है यहां पर कि यदि हम पूरे भारत में देखें तो पूरे विश्व में देखें, पूरे विश्व में यदि देखें तो केवल 5 देशों की मुद्राओं को प्रतीक चिन्ह मिला हुआ है। कितने देशों की मुद्राओं को? 5 देशों की मुद्राओं को प्रतीक चिन्ह मिला हुआ है पूरे विश्व में। जैसे अमेरिका की मुद्रा को मिला है, अमेरिकी मुद्रा को मिला है प्रतीक चिन्ह। ऐसे ही ब्रिटेन की मुद्रा को प्रतीक चिन्ह मिला है। ऐसे ही जापान देश की मुद्रा को प्रतीक चिन्ह मिला है। ऐसे ही यूरोप की मुद्रा को प्रतीक चिन्ह मिला है और 5वें नंबर पर है हमारा भारत। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 देशों की मुद्राओं को प्रतीक चिन्ह प्रदान किया है। तो जैसे अमेरिका की मुद्रा को डॉलर मिला है, डॉलर। ब्रिटेन की मुद्रा को पाउंड कहा जाता है, जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है, यूरोप की मुद्रा को यूरो कहा जाता है और भारत की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। तो इनके प्रतीक चिन्ह मिले। डॉलर को हम किस रूप में बनाते हैं? तो डॉलर की आकृति होती है इस तरह से। पाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है, पाउंड। येन वाई की तरह आकृति होती है, या वाई की। यूरो को इस तरह से बनाते हैं और हमारे भारत की मुद्रा का चिन्ह है इस तरह से रुपया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने केवल 5 देशों की मुद्राओं को प्रतीक चिन्ह दिया है, जो इस प्रकार क्वेश्चन आपको आता है। तो ये डॉलर है, ये पाउंड है, ये येन है, ये यूरो है, ये रुपया का प्रतीक चिन्ह है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आता रहता है। तो यूएनओ ने कितने देशों की मुद्राओं को प्रतीक चिन्ह दिया है बेटा? 5 देशों की मुद्राओं को प्रतीक चिन्ह दिया है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट रूप से बनाए गए हैं। तो रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? होमी जहांगीर भाभा की, विक्रम साराभाई की, श्रीनिवास रामानुजम की या सर सीवी रमन की? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। तो ये रचना है श्रीनिवास रामानुजम की। श्रीनिवास रामानुजम की रचना है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी।
बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा आपको क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में आपको आता ही आता है। तो ध्यान रखना, ये पुस्तक है श्रीनिवास रामानुजम की। तो श्रीनिवास रामानुजम के बारे में, यानी कि जो नाम आपके लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जीके में आपको आते हैं। श्रीनिवास रामानुजम, तो श्रीनिवास रामानुजम भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं, भारत के एक महान गणितज्ञ रहे हैं श्रीनिवास रामानुजम। इनकी जन्म तिथि 22 दिसंबर है। इनकी जन्म तिथि क्या है? इनकी जन्म तिथि 22 दिसंबर है, और इनकी जन्म तिथि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल मैथ डे के रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजम की जन्म तिथि 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 22 दिसंबर का पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन भी होता है, और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम होमी जहांगीर भाभा को देखेंगे। होमी जहांगीर भाभा, तो होमी जहांगीर भाभा का संबंध परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं। तो भारत में यदि देखा जाए कि परमाणु कार्यक्रम का जनक किसको कहते हैं, तो परमाणु कार्यक्रम का जनक कहते हैं होमी जहांगीर भाभा को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको ये आता है एग्जाम में, जो विकल्प दिए हैं यहाँ पर सारे ही विकल्प इंपोर्टेंट करके दिए हैं। तो भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा। ऐसे ही विक्रम साराभाई पर क्वेश्चन आता है, तो विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई, भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा। और श्रीनिवास रामानुजम की बात करें तो भारत के बहुत ही बड़े महान गणितज्ञ रहे हैं, जिनकी जन्म तिथि 22 दिसंबर है, और 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इधर सर सीवी रमन, जो भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक रहे हैं, सर सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन इफेक्ट। तो रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? सर सीवी रमन ने। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस तरह से देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये आपका। तो छठा क्वेश्चन दे रखा है ये आपका महारत्न कंपनियों से संबंधित क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2023 है, ये 13 की जगह 2023 में महारत्न का दर्जा दिया, सॉरी 2013 ही है, 2013 में महारत्न का दर्जा दिया था। तो इसका आपका राइट आंसर है वी, वेल और गेल। ये 2 बड़ी महारत्न कंपनियां हैं, वेल और गेल। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहां से आपको महारत्न से संबंधित बहुत आता है। महारत्न, अब यहां पर ध्यान रखने की बात है कि भारत में महारत्न, नवरत्न कंपनियां भी होती हैं, मिनी रत्न कंपनियां भी होती हैं। तो यदि हम महारत्न कंपनियों को देखें, महारत्न, उसके बाद उनसे छोटी कंपनियां होती हैं नवरत्न, और उससे भी छोटी कंपनियां होती हैं मिनी रत्न, मिनी रत्न। तो इनकी संख्या पूछ लेता है। तो महारत्न की बात करें तो इस समय की जो महारत्न कंपनियां हैं वो है 13, नवरत्न कंपनियां हैं 14, और मिनी रत्न कंपनियां की संख्या लगभग 62 के आसपास। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आता है, इनकी संख्या पूछ लेता है। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, वर्तमान में मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो महारत्न कंपनियों को देखें तो 13 है, नवरत्न कंपनियों को देखें तो 14 है, और मिनी रत्न कंपनियों को देखें तो यहां पर 62 है। अब यहां पर यह समझने की बात है कि इनमें अंतर क्या होता है। अंतर यह होता है कि जब किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल जाता है तो वह कंपनी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है अपने अधिकार के रूप में। यदि किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल जाता है तो वो कंपनी 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है। यदि किसी कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिलता है तो वो 500 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। तो सबसे बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो महारत्न कंपनियां होती हैं, जिनकी संख्या है आपकी 13। तो इस समय 13 महारत्न कंपनियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम अब आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन। बहुत ज्यादा जीके में आपको स्टूडेंट पूछ लेता है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। तो ये है आपका
भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, इसका राइट आंसर है भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए ये आधार योजना शुरू की गई। ये आधार योजना 2013 में शुरू की गई थी। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो रंजना सोनवाने हैं। रंजना सोनवाने हैं। रंजना सोनवाने इस आधार योजना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इसी के द्वारा हर भारतीय की पहचान की गई है, उसको एक कार्ड दिया गया है जिसको आधार कहा जाता है और ये देश के प्रत्येक नागरिक के लिए योजना शुरू की गई है जिसको 2013 में शुरू किया गया था। वर्तमान में रंजना सोनवाने इस आधार योजना की अध्यक्ष है, तो इसको 2013 में शुरू किया गया था। चलिए यहां पर आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम के लिए आपको आता है, करंट क्वेश्चन है। तो एग्जाम में आपको ये मान के चलना कि छपा मिलेगा कि किस शहर में 2020 के आयोजित खेल 2020 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर ध्यान रखने की बात है कि कोरोना टाइम में जो टाइम फिक्स था ओलंपिक खेलों का वो 2020 में ओलंपिक खेल नहीं हुए थे, इनको 2021 में किया गया था। बस ये ध्यान रखना है, थे 2020 के लेकिन हुए कोरोना काल की वजह से एक साल लेट, यानी कि 2021 में हुए थे। तो ये 2020 में जो ओलंपिक खेल हुए हैं ये आपके टोक्यो में हुए। टोक्यो मतलब जापान में हुए हैं, जापान में। ये 2021 के या 2020 के ओलंपिक खेल हमारे जापान में हुए और क्रम से ये जो थे 32वें ओलंपिक खेल थे। कौन से थे? 32वें ओलंपिक खेल। तो ओलंपिक खेलों से क्वेश्चन ये आपको आता है, तो यहां पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पेरिस, यानी कि ये 4 साल के अंतराल से होते हैं, ओलंपिक खेल 4 साल के अंतराल से होते हैं। तो 2024 में जो ओलंपिक खेल होंगे वो पेरिस में होंगे। पेरिस का मतलब फ्रांस में होंगे और ये क्रम से होंगे 33वें ओलंपिक खेल। उसी प्रकार 2020 यानी कि 2021 में जो ओलंपिक खेल हुए वो टोक्यो में हुए। टोक्यो का मतलब है जापान में हुए, जापान में ये 32वें ओलंपिक खेल थे। उसी प्रकार 2028 के जो ओलंपिक खेल होंगे वो लॉस एंजल्स में होंगे। कहां पर होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। लॉस एंजल्स में होंगे 2028 के ओलंपिक खेल, यानी कि अमेरिका में होंगे, अमेरिका। और ये होंगे क्रम से 34वें ओलंपिक खेल होंगे। तो एक तरह से 2024 का ओलंपिक खेल आपको एग्जाम में पूछा जाता है और अब 2028 का ओलंपिक खेल आपको पूछा जाएगा। लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे और ये कौन से होंगे? क्रम से 34वें नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, ऐसे क्वेश्चनों को आप 100% मार्क्स देके रखिए, आपको एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हुई थी? देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना जो कि एक प्राकृतिक घटना है बादल फटना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये इसका राइट आंसर है आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 2013 में जो बादल फटा था उसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी और ये घटना हुई थी हमारे उत्तराखंड के केदारनाथ में। तो बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है। इसमें क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में जहां पर बहुत ज्यादा क्लाउड रहते हैं, बादल होते हैं, जब किसी क्षेत्र में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर वर्षा होती है, किसी विशेष क्षेत्र में या किसी निश्चित स्थान पर 1 घंटे में 100 मिलीलीटर पानी गिरता है, वो घटना आपकी बादल फटना कहलाती है। उसमें क्या होता है कि बूंदाबांदी नहीं होती, इसमें पूरा एक साथ बादल पानी डाल देते हैं और जिस जगह ये पानी गिरता है वहां एक बहुत बड़ा गॉर्ज बना देता है। पहाड़ों में ये घटना होती है, पहाड़ों में पहाड़ खिसकते हैं, लोगों में जनहानि होती है, बहुत बड़ी घटना होती है बादल फटना, जो केदारनाथ में हुआ था 2013 में। तो ये समझ लेना कि 1 घंटे में किसी निश्चित स्थान पर 100 मिलीलीटर पानी का गिरना बादल फटना कहलाता है, जो कि एक बड़ी प्राकृतिक घटना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें यहां पर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में। कई बार क्वेश्चन आया कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो हमारा राइट आंसर है यहां पर मुरादाबाद। तो इस तरह से राज्य पुलिस अकादमी पूछता है, अंबेडकर पुलिस अकादमी पूछता है उत्तर प्रदेश में, तो वो हमारे मुरादाबाद में है। यदि पूछता है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, यदि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी पूछता है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है हमारी हैदराबाद में।
ये कहां पर है? हैदराबाद में, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जो हैदराबाद में है। यहीं पर आईपीएस ऑफिसर्स, इंडियन पुलिस सर्विस के जितने भी अधिकारी हैं, उनके सबकी ट्रेनिंग यहीं पर होती है। जो भी आईपीएस की परीक्षा पास करता है उसकी ट्रेनिंग राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में होती है। यहीं से आईपीएस ऑफिसर्स का पास आउट होता है। और ध्यान रखना, जब आईपीएस की परीक्षा कोई स्टूडेंट पास करता है तो वो किसी जिले में जब पोस्ट धारण करता है तो एसपी कहलाता है या एसएसपी कहलाता है। जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है उसको या तो एसपी बोलते हैं या एसएसपी बोलते हैं। यदि मंडल पर बैठता है तो उसको एसएसपी कहा जाता है, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और छोटे जिले में बैठता है तो उसको एसपी कहते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये आईपीएस की परीक्षा पास करके बनते हैं। तो जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी एसपी कहलाता है या एसएसपी कहलाता है। और आईपीएस की परीक्षा पास करके ही डीजीपी की पोस्ट तक पहुंचा जा सकता है। डीजीपी, जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं, पुलिस महानिदेशक, ये सबसे बड़ी पुलिस पोस्ट होती है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पोस्ट है पुलिस की डीजीपी, और जिले की सबसे बड़ी पोस्ट है एसएसपी की। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 11वें नंबर का। तो 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? भारतीय वायुसेना के वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? प्रदीप बसंत नायक, अनिल कुमार दावने, निर्मल कुमार वर्मा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, भारतीय वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना की जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो बी.आर. चौधरी है। बी.आर. चौधरी वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। और भारतीय वायुसेना का जो प्रमुख होता है वो एयर चीफ मार्शल कहलाता है। एयर चीफ मार्शल कहलाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने किए। इन क्वेश्चनों को जितनों को भी मैंने कराया है आप उनको अच्छे से पढ़िए, उनको अच्छे से याद करिए। और ये क्वेश्चन आपके सभी बहुत ही अच्छे हैं और जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तब तक के लिए इन क्वेश्चनों को करते रहिए। मैं कल आपको फिर मिलूंगा इन्हीं क्वेश्चनों के साथ जो अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन आ रहे हैं। इन क्वेश्चनों को कल तक के लिए बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं कल फिर आपको क्वेश्चन लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।